नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड सर। तो ये सब जो आप बोल रहे हो अभी, ये आधे ज़्यादा व्यूअर्स को समझ नहीं आ रही बात। ये जो ज़ीरो ईएमआई की स्कीम्स होती हैं, इसका ब्याज आप नहीं भरते हो, मैन्युफैक्चरर भरता है। उतना ही पैर फैलानी चाहिए जितनी चादर। कितना कर्जा लेना चाहिए जिससे मेरा सिबिल ठीक रहता कि जो भी आपकी टोटल इनकम घर में आ रही है, उसका 25% से 30% आपके बैंक में होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए के होम लोन की ईएमआई दे रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। सैलरीड पर्सन को कभी भी गाड़ी का लोन नहीं लेना चाहिए। इट्स अ डबल लॉस फॉर देम। आपको पता है, लोन एग्रीमेंट किसी बैंक का अगर किसी बैंक कस्टमर ने पढ़ लिया, कभी लोन ही नहीं लेगा वो। कि आपकी ऑडियंस जब भी कभी कोई भी लोन ले, 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। बैंक का लोन चलता रहेगा तो बैंक कमाएगा, अगर बैंक का लोन नहीं चलेगा तो वो कमाएगा ही क्या। 10-12 करोड़ रुपए इंसान की जिंदगी निकल जाती है इतने पैसे कमाने में। चूज योर बैंकर्स वाइजली। लोन इज एसेट। मैं 2019 में अगर वो लोन नहीं ले पाता तो आज मैं वो एसेट ही नहीं बना सकता था। योर रोड मैप हैज टू बी डिसाइडेड। लोन लेके रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, इज दैट एडवाइजेबल? यू शुड टेक अ कॉशन स्टेप। क्रेडिट कार्ड्स गुड और बैड? इट इज वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। हमारी एक कमिटमेंट हमेशा रहती है कि हम आपको ऐसे एजुकेट करते रहें जिससे हमेशा आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हो। ठीक है, तो चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन है, एमएसएमई है, ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत एजुकेटिव रहेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी। ओके, तो अब होता क्या है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए और लोन के ऊपर लोन कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं कि यार बिल्कुल हमारे बाप दादा ने सिखाया था लोन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, और उस वजह से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जिससे उनका बिजनेस या फिर उनकी पर्सनल एसेट वैल्यू बहुत बढ़ सकती है, मगर वो मिस आउट कर देते हैं। तो एक्चुअली हमारे में से किसी को फाइनेंस प्लानिंग सिखाई ही नहीं गई स्कूल में। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईदर गूगल और आर CAs और एनीबडी। टुडे वी हैव अ फाइनेंस एक्सपर्ट, somebody who's excellent in leveraging loans, home loans, car loans, everything. In this podcast हम आपको एजुकेट करेंगे आपको कितना लोन लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कौन से ऐसे 4-5 एलिमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, ये और बहुत सारे और सवाल हैं। अगर आपको पसंद आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। So let's welcome Gaurav. Thank you so much, Gaurav, for coming. थैंक यू विपिन जी, प्लेजर इज ऑल माइन। Yeah. तो गौरव, मेरा सवाल वही है जहाँ से मैंने शुरू किया था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी करवा रखी है, आप समझ सकते हो क्या, Right. विद ओवर लेवरेजिंग 180% ऑफ द नेट वैल्यू लोन्स ले रखे हैं, या क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाते हैं, और कई लोग वो ब्याज पे ब्याज, जिसको क्या कहते हैं, Compounding interest. चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे दे के उनकी पुश्तें हिल गई हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत लोन मिल सकता है और लोन लेने से बहुत सारे फायदे अपने करा सकते हैं और उस चीज़ को मिस भी कर जाते हैं। राइट। ठीक है, सो आई वॉज वन ऑफ देम, इससे सेकेंड वाली कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा लेवरेज करना शुरू किया है। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि कौन सी वाली साइड बेटर है। यू सी, इट इज लाइक अवर लाइफ। द वे हम लोग ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को अल्ट्रासोनिक कर दिया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से बॉम्बे जाना, क्लाइंट मीटिंग है, मेरे पास 14 घंटे का ट्रैवल टाइम एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी है, तो मैं ट्रेन में जा सकता हूँ। और मेरे पास 2 घंटे की ट्रैवल की कैपेसिटी भी है, और मैं वो वैल्यू को समझ सकता हूँ, तो मैं प्लेन पे भी जा सकता हूँ। ट्रेन की टिकट और प्लेन की टिकट में 2 से 2,500 रुपये का फ़र्क होगा, 3,000 रुपये का फ़र्क होगा। बट मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मेरे लिए वो 10 घंटे वैल्यूबल हैं या वो 2,500-3,000 रुपये वैल्यूबल हैं। लोन्स भी हमारी ज़िंदगी में, या क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही तरीके से जुड़ी हुई हैं। आप रियल एस्टेट में हैं, इतने डेकेड से रियल एस्टेट में हैं, आपने देखना है कि रियल एस्टेट पिछले डेकेड्स के अंदर मल्टीफोल्ड बढ़ा है। राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ने, टेक्नोलॉजी चेंजेस ने इंडिया
को एक पूरा हैपनिंग हब बना दिया है. स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव इज लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड हेडक्वार्टर. नेम द कंपनी ऑफ द वर्ल्ड दे वांट टू हैव अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इन इंडिया, देन द फर्स्ट एंड प्रेफरेंस विल बी गुड़गांव. And when people will move in here, they need houses, everything, right? And what loans does, it gives you a support system. But conditions are always there if used wisely. भाई मैं उसी प्लेन में घूमने हॉलीडे करने पे जा सकता हूँ या काम की मीटिंग छोड़ के घूमने फिरने पे जा सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग वैल्यू, राइट? ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम है, अगर आप उसको ढंग से यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल काम करेगा. जैसे ये लोग फंस जाते हैं इस लोन ट्रैप में, वो कैसे फंसते हैं? व्हाट आर द रीजंस की लोग सो इट इज़ अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी के अलावा साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल कैसे करते हो. बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आज आई रिमेंबर 1988 में वी बॉट अवर फर्स्ट कलर टेलीविजन इन आवर होम. देयर वाज ब्रांड नेम ऑफ टेलीविस्टा. तो उस टाइम पे ना टेलीविजन चलते थे ओनिडा के. किसी घर में अगर फिलिप्स का टीवी होता था तो वो रिच माने जाते थे. तो मुझे आज भी याद है कि जब हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल की प्लानिंग होती थी ना, तो 1.5 साल 2 साल बाद से प्लानिंग होती थी कि अगली दिवाली पे या अगली से अगली दिवाली पे टीवी आएगा या फ्रिज आएगा या वॉशिंग मशीन आएगी, राइट? जबकि बहुत ज़रूरी चीज़ है यूज़ करने के लिए, राइट? उस जमाने में टाइम लगाते थे. धीरे धीरे टाइम बढ़ा. अब आज की डेट में अगर आज आपके घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ख़राब हो जाए और आपको चेंज करना है, आप सीधा क्या करोगे? विजय सेल्स जाओगे, वहाँ पे सेल्स पर्सन आपको मिलेगा. आप माइंड अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है. आपने प्लानिंग बना रखी है कि मैं 60,000 रुपये का फ्रिज लेके आऊँगा. ठीक है. आप शोरूम में गए, आपने मल्टी मॉडल्स देखे, दे डिस्प्ले एवरीथिंग देयर, राइट? यू गेट फैसिनेटेड, राइट? फिर वहाँ पे अलग अलग टैग्स लगे हुए हैं, ज़ीरो EMI, ज़ीरो EMI, ज़ीरो EMI. सेल्स का पर्सन आपको बोलता है, विपिन भैया आप ले रहे हो सर, वाई डोंट यू गो फॉर दिस 1.5 लाख ऑप्शन, वाई डोंट गो फॉर 1.4 लाख ऑप्शन. आपका टारगेट था 60,000 रुपये का फ्रिज लेने का, आप 1,40,000 रुपये का फ्रिज लेके आए हो वहाँ से. क्योंकि 0% क्यों? इंटरेस्ट है. क्योंकि एक तो वहाँ पे शोरूम में जाते ही यू गॉट वही वाला ज्यादा अच्छा लगता राइट, वो अच्छा ज़्यादा लग रहा है. सेल्स वाले बंदे ने प्रेजेंट करा, फिर सेल्स वाले बंदे ने कमेंट बोला कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, 10,000 रुपये महीने का ही तो जाना है, कोई ब्याज तो जा नहीं रहा. बट उस 80,000 रुपये की एक्स्ट्रा परचेज ने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ चीज़ क्रिएट करी जो कि आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हुई. तो लेने गए थे 60,000 की चीज़, लेके आ गए 1,40,000 रुपये की चीज़, बिकॉज ज़ीरो EMI में मिल रही थी. नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड सर. ये जो ज़ीरो EMI की स्कीम्स होती हैं, इसका ब्याज आप नहीं भरते हो, मैन्युफैक्चरर भरता है. क्योंकि जो 1,40,000 रुपये का फ्रिज सेल करेगा ना, उसने अपनी कॉस्टिंग में 5 से 10% की फाइनेंस कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन लगा रखी है. क्योंकि अगर वो इन्वेंट्री उसकी बिकेगी नहीं, अगर वो एंट्री इनकी बिकेगी नहीं, तो नए इनोवेशंस कैसे होंगे? टेक्नोलॉजी चेंजेस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं. एक्चुअली मैं ही भर रहा हूँ ना. फिर नहीं आप नहीं भर रहे, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर उससे कॉस्ट में डाली हुई है तो फिर मैं ही भर कॉस्ट रहा हूँ. में. बट वो मैं बता रहा हूँ कि एज ए मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, मैंने अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन में उसको ऐड कर लिया कि मुझे अगर ये महंगा माल बेचना है तो मुझे ज़ीरो EMI का सपोर्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड की कैशबैक की स्कीम यूज़ करनी पड़ेगी. आप शोरूम पे जाओगे ना, वो टीवी के ब्रांड से पहले जब आप उससे रेट पूछोगे, वो छूटते पूछेगा आपसे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज बैंक का करते हो. आपका. हाँ. तो अल्टीमेटली वो टूल सही है, बट टूल के साथ जब आपने अगर उसे टाइम मेंटली डिसाइड कर लिया होता कि 60,000 रुपये का मेरा बजट है, आप 60,000 के बजट की चीज़ों को देखते 80,000 तक जा सकते थे. आपने मन में सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1,40,000 रुपये की चीज़ है, 10,000 रुपये महीने का दे देंगे. और फिर जब देने की बारी है, आप दे भी रहे हो, बिल्कुल ठीक है, राइट? बट जब क्रेडिट असेसमेंट होता है, आपको मान लीजिए उसी साल एक एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ी फैमिली में. जब सिविल रिपोर्ट निकाली गई आपकी, तो उन्होंने बोला कि आपका एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी चल रहा है बजाज से. आप तो पहले सोचोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, फिर आप याद करोगे अच्छा हाँ यार वो फ्रिज लिया था. तो अब मान लीजिए कुदरती उसकी एक EMI बाउंस हो गई. अब एजुकेशन लोन जब आप लेने गए तो उसमें सिविल स्कोर आपका ख़राब हुआ, बिकॉज आपकी एक EMI नेग्लिजेंटली बाउंस होगी, इंटेंशनली नहीं, इरोनियसली बाउंस हो गई, मिस हो गई. अब अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपने अपने एक प्लानिंग बजट से 2.5 गुना महंगी चीज़ ले ली EMI प्लेटफॉर्म पे, आपने फैसिलिटी ले ली, देन यू डू वन थिंग कि एटलीस्ट जिस अकाउंट से आप EMI पे कर रहे हो उसमें 6 EMI के पैसे फालतू डाल दो.
अच्छा, ये एडवाइस दे रहे हो आप या कि 6 EMI कोई भी EMI मगर अगर मेरे पास 6 EMI के पैसे हैं और टोटल 12 EMI है तो मैं वैसे ही खरीद नहीं लूंगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट उस टाइम पे जब आप शोरूम पे गए ना, उस टाइम पे आप थॉट प्रोसेस तो 60,000 रुपये का लेके गए थे, राइट? अगर आप उस टाइम 1.5 लाख के बजट का लेके जाते तो आप 1.5 लाख रुपए खर्च करके आ जाते। दिस इज वेयर दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन एजुकेशन वो प्रोग्राम्स। मैंने उसमें देखा भी है कि जो 60,000 वाला होगा ना, उसके ऊपर मिट्टी लगी होगी और वो थोड़ा खराब, उसके ऊपर लाइट भी उन्होंने डिम रखी होगी, और जो बढ़िया जो 1.5 लाख वाला होगा एकदम सबसे चमचमाती जगह पे वो पड़ा बिल्कुल, होगा। मतलब दे विल बी गेटिंग अ डेजिग्नेटेड एरिया, जो हाँ, एंट्रेंस हाँ, पे ही एक हाँ। अलग से उनको डिस्प्ले एरिया मिला हुआ होगा कि हायर का AI बेस्ड रेफ्रिजरेटर आ रहा है। एंड यू नो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सारे सोशल लोग हैं, राइट? हाँ। हम लोग जब देखते हैं कि ठीक है, अगर आज मेरे पास कैपेसिटी है 1.5 लाख का फ्रिज अफोर्ड करने की, तो मैं क्यों ना करूं? बात सिर्फ अफोर्ड करने वाली नहीं है। दिस इज़ वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि मेरी ज़रूरत क्या है हम्म और मैं वो अभी ये चीज़ लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता। वो मेरे लिए लेना अभी ठीक है या नहीं है। हम्म आज आप गाड़ी की बात करते हो, पीपल स्टार्टेड देयर करियर्स। आई स्टार्टेड माई करियर विद स्कूटर, हम्म Eterno. That was my first hard-earned scooter from my salary, from my first job. I upgraded it from scooter to mobile to bike. Then 2008 financial crisis came up. Then again came back to a scooter because the PL की lending बंद हो गई थी, तो personal loans का काम हमारा खराब हो गया था. Then 3 months तक again I was on a two-wheeler. Then I got a second-hand car, which was in my budget. Then I used it for 3 years. Then I upgraded to a new car, which was like to the tune of like 1.25 लाख की गाड़ी पहले ली थी, तो 4-4.25 लाख की ली थी। मेरे को शोरूम वाले 10 लाख की गाड़ी भी दे अब रहे वो थे। तो ये सब जो आप बोल रहे हो अभी, ये आधे ज़्यादा व्यूअर्स को समझ नहीं आ रही बात कि ये कैसी बातें कर रहे हो। ये तो किसको ले आए हो जो हमारी सारी एस्पिरेशन किल कर देगा। देखिए, दिस इज़ वेयर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हम्म एस्पिरेशंस, जो हम आज मेरे को अपने बड़े बुजुर्गों की हम सबको याद आती है। आपने एक पॉइंट बोला कि जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि कर्जा बेकार है, हम्म उतने ही पैर फैलानी चाहिए जितनी चादर। उसका एक्चुअल मतलब क्या है हम्म कि अगर आपकी एक डिस्पोजेबल हाउस होल्ड इनकम हम्म 3 लाख रुपये महीने की है, हम्म तो आपका महीने का खर्चा, इसको ना पूरा ब्रेक डाउन करो। डिस्पोजेबल इनकम को जी, क्या होती है और उसका कितना कर्जा लेना चाहिए जिससे मेरा सिबिल ठीक रहता है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो आपके घर में क्रेडिट होती है। जैसे आ मान रही लो है। अगर कोई जॉब है, उनका TDS कटने के बाद एक सैलरी महीने में आती है। बट कई बारी हम ग्राउंड लेवल पे उसका ब्रेकअप ढंग से नहीं कर पाते कि 3 लाख में मेरी सैलरी आ गई, बट इमिजिएटली उसमें से मेरा घर के कंज्यूमेबल से कितना पैसा चला गया, मेरी गाड़ी की EMI का कितना पैसा चला गया, बच्चों की एजुकेशन का कितना पैसा चला गया, मेरी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा चला गया, मेरे पास हाथ में कितना बचा। अगर मेरे पास सब कुछ काटने के बाद हाथ में मतलब मेरी टोटल इनकम का 25% नहीं बचता, देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉशन कि आपको रिव्यू करना चाहिए अच्छा, कि अगर 3 लाख 3 है, लाख रुपए में से अगर सब कुछ काटने के बाद 75,000 रुपये भी आपके हाथ में नहीं बचता, देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉशन। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कोविड डिड इन माई 24 years of financial services career. कोविड वॉज द फर्स्ट टाइम वेयर मॉर्गेज लोन्स में, मैं 18 साल से हूँ, मॉर्गेज लोन्स में कभी भी लोग क्या करते थे कि जब लोन की पार्ट पेमेंट करते थे या प्री पेमेंट करते थे, हमेशा महीने कम करते थे। लोन क्या होता है, प्रॉपर्टी का जो लोन लेते हैं लोग, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए वो लेते हैं। EMI सेम रखते हैं, EMI सेम रखते हैं क्योंकि महीने कम उन्होंने कर अपनी देते हैं। इनकम में एक बैलेंस शीट में डाला हुआ है कि ये 5 लाख रुपए मेरे घर पे आए, 2 लाख रुपए सीधा बैंक ले गया, 50,000 रुपये घर के खर्चे के लिए, 20,000 रुपये मम्मी पापा के हेल्थ के लिए, 25,000 रुपये मेरी एक पर्सनल लाइबिलिटी है, 50,000 रुपये मुझे किसी छोटे भाई को सपोर्ट करना है, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपये बच गया। तो लोग क्या करते थे, जब पार्ट पेमेंट करते हैं लोग, 90% लोग जब लोन की पार्ट पेमेंट करते हैं वो EMI सेम रखते हैं और महीने कम कर देते हैं। देखिए, ज़िंदगी हमारी कम हो रही है, टेन्योर कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा हाँ। कम होना चाहिए। तो 20 साल का लोन होता है तो लोग क्या करते हैं, पैसे वापस करें, महीने कम करवा दिए, राइट? ठीक है। तो कोविड वॉज द टाइम जहाँ पे पीपल वर वेरी अनसर्टेन कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, आगे जाके जॉब की अनसर्टेनिटी कैसी रहेगी। पीपल अप्रोच द बैंक टू रिड्यूस द मंथली EMI कि 2 लाख की EMI 1,50,000 कर दो, क्योंकि उस टाइम पे 50,000 रुपये का डिस्पोजेबल कैश इन हैंड और वॉज उससे वेरी। महीने बढ़ गए। यस। अच्छा। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वो वैसी सिचुएशन कोई दोबारा ना आए। यू शुड ऑलवेज टारगेट कि जो भी आपकी टोटल इनकम घर में आ रही है उसका 25% से 30% आपके बैंक में होना चाहिए एक महीने में। और अगर आपका कोई लोन चल रहा है
अगर आप 1 लाख रुपए के होम लोन की EMI दे रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 12 महीने का EMI रिजर्व आपके बैंक में होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। कम वक्त में। दिस इज़ वाई ये जो हम ट्रैप की बात करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने बात बोली कि लोन लेके लोन से ही लोन उतार रहे हैं। क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुए, क्रेडिट कार्ड कैसे स्वाइप हुए? पार्टी में गए, दोस्तों के साथ गए, सोच के गए थे एक्स अमाउंट का वाई अमाउंट खर्चा हो गया। डिसीजन कम्स कि अगले दिन अगर गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड निकाल के जेब में से रख दो, कार्ड जेब में मत रखो, कीप अ डेबिट कार्ड विद यू। अपने आप को टारगेट दीजिए कि अगर मेरा इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल 2.5 लाख रुपए का हो गया है, विच कैन हैपन, वी आर सोशल पीपल, पार्टीज भी कर सकते हैं, हम घूम फिर भी सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, फैमिलीज को भी ले जा सकते हैं, एस्पिरेशंस भी पूरी कर सकते हैं, बट वहीं पे थोड़ा एक कंट्रोल लेके चलना है कि अगर आपको लगता है कि आप दोस्तों के साथ क्रेडिट कार्ड छुपा नहीं सकते या आप दोस्तों को बिल नहीं पे करने देते, डोंट कीप द कार्ड विद यू। डेबिट कार्ड लीजिए ना, 2.5 लाख रुपए खाते में होंगे, 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का डेबिट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार 1 लाख रुपए मेरे खाते में बोले, यू विल बी कंट्रोलिंग इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट मनी हैज़ टू बी रीपेड, मनी हैज़ टू बी रीपेड। वो बैंक क्या करेगा, 45 डेज की साइकिल दे देगा आपको, बट एट द एंड ऑफ द डे जब उसका बिल आएगा यू विल हैव टू पे इट। तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू टेक सम वाइज स्टेप्स टू बिल्ड योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हेल्थ चेकअप के लोग आपने आजकल नोटिस करा होगा, हेल्थ चेकअप के हेल्थ बड़े के लिए सारे बहुत अवेयरनेस है लोग, राइट? हेल्थ के Massive. लिए बहुत अवेयर है। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हम लोग क्या चेकअप्स कर रहे हैं? फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये चेकअप बहुत ज़रूरी है कि मेरी करंट बैलेंस आपको पता है हेल्थ के पॉडकास्ट के व्यूज फाइनेंशियल हेल्थ के पॉडकास्ट से 20 टाइम्स होते हैं, या तो उसके सब देख रहे होते हैं। और फाइनेंशियल हेल्थ की जब बात करते हैं लोग बोलते हैं ये क्या हमें आता है, या फिर उनकी रेजिस्टेंस होती है कि यार ये हमारे खर्चे बंद ना करवा दे, ऐसे भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सिबिल के बारे में बताओ, सिबिल स्कोर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, और हमारी कौन कौन सी रोजमर्रा की हरकतें सिबिल स्कोर बेटर कर सकती हैं और कौन सी खराब कर सकती हैं? ऑफर में भी बिल्कुल सीधे बैठे हैं, राइट? हाँ दैट मीन्स वी आर हैविंग अवर स्पाइन एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड वेरी कंफर्टेबल, राइट? हाँ, क्या हमारी स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। नहीं है। अगर एक बार खराब हो गई या कुछ गॉड फॉरबिडन कोई प्रॉब्लम हो गई, देयर इज नो रिकोर्स टू इट, राइट? नहीं, कोई नहीं है, इसमें नहीं है। दिस इज हाउ योर क्रेडिट रेटिंग इज, योर सिबिल स्कोर, योर क्रेडिट रेटिंग इज योर फाइनेंशियल गुडविल। फाइनेंशियल गुडविल। गुडविल। आज मैंने, आप और मैं मान लीजिए स्कूल के क्लास में थे, हमारा एक और कॉमन फ्रेंड था, उसने मुझसे पैसे लिए बोल के कि मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। उसके बाद 2 साल तक उस भाई ने शक्ल नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। 2 साल बाद वो दोबारा आया, फिर कोई बात करके पैसे लेके चला गया, विच आई थिंक इट्स फाइन, दोस्त है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन हेल्प ईच अदर, राइट? बट ये चीज़ जब तीसरी बार हुई एंड ही नेवर केम बैक, डिडंट गिव द मनी, एंड 4 साल बाद आप और मैं मिल रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसका जिक्र हुआ और आपने मुझसे पूछा उसकी कि यार goodwill गई ऐसे ऐसे एक्स का फ़ोन आया था यार, उसको ना कुछ ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि भाई कभी भी मत दियो, मेरे साथ 3 बार हो चुका है, तो यू डोंट गिव द मनी। तो ये तो क्लोज नेटवर्क हो गया, राइट? बट हम जिस कंट्री में हैं जहाँ पे 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लोग भी बहुत हैं, वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेगा वो कि सिबिल आप स्कोर से करेंगे। अच्छे रीपेमेंट मास्टर हो या नहीं हो? वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट से चेक करेगा। तो क्रेडिट रिपोर्ट विच इज़ सिबिल, इट गॉट स्टार्टेड इन 2003 एंड 4। उससे पहले कभी सिबिल होता ही नहीं था, इंडिया में नहीं होता था। नहीं होता था। सिबिल क्या है? ये आपके जितने भी रनिंग लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, आपके एफडी के अगेंस्ट लोन। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के, आपके माध्यम से ऑडियंस को, कि सिबिल में हमेशा जब भी आप कोई बोरोइंग कर रहे हो उसी का डिटेल आता है। कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक अकाउंट नहीं, उसका नहीं कोई आता। एफडीज नहीं, जो भी आपने बैंक से सिर्फ borrowing का। इट इज़ बोरोइंग। और वो सिबिल इज़ अ यूएस कंपनी, द कंपनीज नेम इज़ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। It is a TransUnion company. TransUnion is a very big credit rating agency in the US. They were the first people to start credit rating in country, in India. इंडिया में ऐसी 3 और एजेंसीज हैं, पर 99.9% जो बैंक्स या लेंडर्स हैं वो इसी को वो यूज सिबिल की एक्सेस पे ही जाते हैं। तो सिबिल क्या है? एक डेटा कलेक्शन एजेंसी है। सिबिल ना खुद डेटा को क्रिएट करता है, तो सिबिल एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जिसका पर्पस है बैंक्स के लोन्स का डेटा कलेक्ट करना। और क्रेडिट कार्ड से। फिर भी
बैंक्स के लोन क्रेडिट कार्ड का डेटा कलेक्ट करना और जो भी उनसे मांगे, कौन मांग सकता है, या तो बैंक मांगेगा या मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे अपना सिबिल कोई स्कोर चेक क्रेडिट करना है। वाली कंपनी ही मांगेगी, जो lending लेंडर ही Right. मांगेगा। या तो लेंडर मांगेगा या कस्टमर खुद मांगेगा। नो थर्ड पर्सन कैन गेट टू क्रेडिट एक्सेस, राइट। तो जब लेंडर मांगेगा तो लेंडर को जब कस्टमर अप्लाई करेगा तब उसका एक क्रेडिट रिपोर्ट निकल के आएगा कि ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका पेमेंट टाइम पे जा रहा है, कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस पर टाइम पे जा रहा है, एवन एम्ब्रो बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका पेमेंट टाइम पे जा रहा है, एक होम लोन चल रहा है, उस पर ड्यू चल रहा है, तो क्रेडिट स्कोर निकल के आता है आपका एक। सो एनी क्रेडिट स्कोर अबव 750 इज एक्सेलेंट। ये कितने आउट ऑफ कितने होता है? आउट ऑफ 900 होता है। हाँ। इन माई 24 years ऑफ करियर आई हैव नेवर सीन अ सिबिल स्कोर मोर देन 850। अच्छा। 850 रेयर्स देखा है। वाई 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा इसलिए माना जाता है, दैट मीन्स सारे क्रेडिट कार्ड्स की लोन्स की पेमेंट्स टाइम पे हो रही हैं। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, जब हम फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि सब कुछ इतना आसान है। आप विजय सेल्स गए, 1,40,000 रुपये का फ्रिज उन्होंने 1 मिनट में आपको दे दिया क्योंकि आपके क्रेडिट स्कोर अच्छा था। अगर क्रेडिट स्कोर में कोई प्रॉब्लम होती तो आपको मना कर देता कि सर मैं आपका एक कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस नहीं कर पाऊँ। नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू गेट देयर सिबिल स्कोर चेक्ड और क्रेडिट स्कोर चेक्ड एवरी 6 months लाइक अ हेल्थ चेकअप, अच्छा। जिसमें आप जब खुद रिपोर्ट एक्सेस करते हैं, पहली बात आपका सिबिल स्कोर कभी भी कम नहीं होता। कई लोगों के मन में एक डाउट है, हम क्लाइंट्स के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, हमें फीडबैक मिलता है कि आप बार बार सिबिल स्कोर मत चेक करिए, पॉइंट कम होते हैं। बट हम बार बार चेक करने से कम नहीं होता। अगर आप खुद चेक कर रहे हो, अगर आप खुद कर रहे consumer हो, खुद चेक कर रहे हो तो कम नहीं होता। बिल्कुल। तो जैसे ये जो कंपनीज हैं, सिबिल है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, इनके खुद के पोर्टल पे जाके अ कंज्यूमर कैन पे देयर मनी, पे अ सब्सक्रिप्शन एंड गेट देयर सिबिल स्कोर चेक देमसेल्फ रादर देन गेट इट चेक फ्रॉम द बैंक। जब आप किसी बैंक से सिबिल स्कोर चेक करवाते हो तो उससे कम होता है। हाँ, आई टेल यू व्हाई। जैसे आपको भी क्रेडिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आपको लगा कि यार मेरा दोस्त है कैनरा बैंक में, मैं उसको बोलता हूँ वो मेरा सिबिल स्कोर चेक निकाल करके बता देगा। दे। पर वो क्या करेगा, वो डमी एंट्री डालेंगे अपने सिस्टम में कि विपिन हैज अप्लाइड फॉर अ डमी लोन ऑफ 5 लाख रुपीज। अदरवाइज दे कैन नॉट पुल अ रिपोर्ट, देर इज नो वे टू पुल अ रिपोर्ट। आइदर द कंज्यूमर कैन पुल इट और द बैंकर कैन पुल इट, एंड द बैंकर कैन पुल इट। द बैंकर इज अ मेंबर आर ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन समझ होते गया, हैं, वो लेंडर है सिबिल तो के वो मेंबर चेक कर होते हैं। सकते हैं। हाँ। तो वो इंक्वायरी डालेगा कि एक डमी एप्लीकेशन डालेगा, तो जब रिपोर्ट आएगी ना उसमें इंक्वायरीज में दिखेगा कि कैनरा बैंक के नाम से आपने 5 लाख का लोन अप्लाई करा है, जबकि आपने अप्लाई नहीं करा। ओहो। और उसके बाद उसने सिर्फ चेक किया और आपने लोन तो लिया नहीं, और वो तो दैट कैन बी ट्रांसपायर्ड एज कि लोन रिजेक्ट हो गया। नहीं, ये हो गया कि आपने लोन अप्लाई करा, आपने इतने सारे बैंकों के लोन अप्लाई करा है। अच्छा, एक चीज़ और, वो जो बैंक वाली रिपोर्ट है वो भी इनकंक्लूसिव है। आई टेल यू व्हाई। सिबिल में आप जानते हैं इतने सारे बैंक्स और NBFCs हैं। सिबिल का उनके साथ एक इंटरनल कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं मान लीजिए SBI हूँ और मैं गौरव छाबड़ा का सिबिल चेक कर रहा हूँ और गौरव छाबड़ा के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है या SBI का लोन है, तो मेंबर नेम में, लेंडर नेम में सिर्फ उसी का नाम दिखेगा। अगर उसके अलावा गौरव छाबड़ा के एक्सिस बैंक से, ICICI बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से, किसी बैंक से कोई लोन चल रहे हैं, उसमें बैंक का नाम नहीं आएगा, लोन अकाउंट नंबर नहीं आएगा, कार्ड नंबर नहीं आएगा, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया। तो अगर आपको अपने सिबिल स्कोर चेक करनी है, आपको आपके एजुकेशन लोन डिक्लाइन हुआ, आपको आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि सर आपका ना कोई क्रेडिट कार्ड है उसमें 2 लाख रुपए का ड्यू है। आप पूछोगे यार मैंने तो किसी को भी पैसे नहीं देने, सर वो 2001 का है। अब 25 साल पुरानी बात आप नहीं याद कर पाओगे, राइट। आप बोलोगे बैंक का नाम बताओ, वो कहेगा सर मैं तो नहीं पाएगा, मैं तो नहीं वो बता आपको खुद सकता। चेक करना तो पड़ेगा। आपको बैंक का नाम पता करने के लिए अपना खुद का सिबिल स्कोर चेक करना पड़ेगा। फिर आपको याद आएगा कि उस टाइम पे एबन एम्ब्रो बैंक हुआ करता था, मैंने एक यूज कार लोन फाइनेंस कराया था, उन्होंने प्री अप्रूव्ड कार्ड दे दिया था, उसमें कोई एनुअल फीस 2,500 रुपये का अगर डिस्प्यूट था, मैंने एनुअल फीस को छोड़ के बाकी सारे पैसे दे दिए थे, और वो 2000 बढ़ता 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 2 लाख हो गया। बिकॉज क्रेडिट कार्ड मंथली इंटरेस्ट रेट इज 4%, महीने का ब्याज, क्रेडिट कार्ड के ब्याज का रेट 4% महीने का है, 48% पर साल का, और लेट फीस अलग, और सर्विस टैक्स उस टाइम होता था और वो अलग। तो अब आज 25 साल बाद आप ऐसे तो किसी के भी सिविल में ऐसे कोई भी चीज पड़ी हुई हो सकती है। नहीं, ऐसे नहीं पड़ी हो सकती, बट चेक करना पड़ेगा। कभी कभार नेम आइडेंटिटी का भी मिसमैच हो जाता है,
जैसे कोई कोई बहुत कॉमन नाम होते हैं, मान लीजिए कोई गौरव कुमार नाम है मेरा, गौरव कुमार करके बहुत कॉमन नाम है। अब किसी और का डेटा अगर मेरी सिविल रिपोर्ट में अटैच हो रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको करेक्ट कैसे करूंगा? अपनी रिपोर्ट देख के करेक्ट करूंगा। फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्टिंग करी है, मैं उसको बोलूंगा कि आपने मेरे नाम पे गलत टैग लगाया है, तब आप उसके प्रूफ सबमिट करूंगा। मतलब दिस इज सो इन डिटेल, एंड उसकी रेलेवेंस तब पता चलती है जब, जैसे अभी आप पहले लेवरेज करने जाते हो। लेवरेज के अलावा एजुकेशन लोन वाली मैंने बात बताई। अब आपके बेटे ने अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन लोन का सैंक्शन लेटर नहीं सबमिट करोगे, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। एजुकेशन कॉलेज में वीज़े के लेटर चाहिए। देन बट यू आर गेटिंग स्टक बाय जस्ट नॉन इग्नोरेंट, और बाय जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आर गेटिंग स्टक। विच छोड़ यार, एजुकेशन लोन नहीं लेते, चलिए प्रॉपर्टी में एडवांस कर देता हूँ, इसको सेल कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, बिकॉज बच्चे की एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही बहुत इमोशनल है, राइट? होना भी चाहिए दैट वी टेक अ कॉल। बट यही चीज़ अगर आज आप वो अपने एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, आपने अपने अकाउंट्स टीम रखे हुए, आप अपनी अकाउंट्स टीम को बोलो कि मुझे जितने भी हमारे रनिंग लोन्स, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स अगर चल रहे हैं, उनका डेटा चाहिए क्वार्टरली, कि मेरा 3 महीने पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था, इंटरेस्ट रेट क्या था, टेन्योर कितना था, और कोई बैंक ने ड्यू चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस करे, रिकवर करे नहीं करे। टेक दिस एवरी 3 मंथ फ्रॉम देम, सो दैट यू आर ऑलवेज इन सिंक। अभी आरबीआई ने 1% रेपो रेट कम करा। हाँ जी, फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स, अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट, जून में 50 बेसिस पॉइंट्स। करेक्ट। कैन यू इमेजिन कि आपके बैंक ने वो बेनिफिट आपको दिया है या नहीं दिया? आपको कैसे आपने पता चेक ही नहीं किया। नहीं चेक करा। तो दिस इज व्हाई इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, you have a finance team to take care of your finance affairs, give them this task. कि ये चेक करो। Obviously, again, all these things are interrelated. कि हम कहते हैं कि अभी ये क्रेडिट एजुकेशन या जो क्रेडिट फैसिलिटी का जो सपोर्ट है कितना स्ट्रॉन्ग है। आई रिमेंबर इन 2003 वी मूव टू मालवीनगर फ्रॉम अ 2 bedroom to a 3 bedroom apartment. Being from a limited family source, we bought that apartment for 12 lakh rupees. In Malvinagar, there is a place called Khidki Extension just adjacent to Malvinagar. उस टाइम पे वसंत कुंज में HIG फ्लैट मिल रहा था 12-12.5 लाख रुपए का। बट अगेन लोन की पता नहीं था कि लोन भी ले सकते थे। तो अगर आज उस HIG फ्लैट में शिफ्ट कर जाते वसंत कुंज में 22 साल पहले, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट? So this is what the credit facility does to you, that it gives you a support system if used wisely. भैया अगर आपको ये पता है कि मुझे इतने पैसे वापस करने हैं और आपने मेंटल कैलकुलेशन कर रखी है कि ये मुझे लोन इतनी जल्दी ऐसे ऐसे पे ऑफ करना है, यू कैन यूज दिस वेरी स्ट्रांगली। आज मल्टीफोल्ड एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं गुड़गांव में। यू आर अमंग द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रियल एस्टेट, राइट? द वे द डेवलपर्स आर कमिंग अप विद पेमेंट प्लान। अगर आज आपकी बोरोइंग कैपेसिटी है और तो आप मल्टी ढंग से यूज करो, तो अगेन कंडीशनल इज वेरी स्ट्रेटेजिकली। इसके ढंग से यूज को थोड़ा डिटेल बताओ। ढंग से यूज करने का मतलब ये क्या है कि परसेंटेज इसका कोई मैथ्स है कि क्या परसेंटेज मुझे लेवरेज करना चाहिए अगर मेरी क्या इनकम है या आपकी टर्नओवर है? जितनी भी लोन एलिजिबिलिटी बनती है टोटल, आप किसी बैंकर से अपनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पूरी चेक करवा लो। ठीक है। यू शुड नेवर बोरो मोर देन 60% ऑफ दैट। कि अगर मेरी 10 करोड़ की एलिजिबिलिटी है तो 6 करोड़ लो, करोड़ से 6.5 ऊपर मुझे करोड़ लो। बोरो नहीं करना चाहिए। यस, ये थंब रूल है। इट्स नॉट अ थंब रूल, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अच्छा, अगेन इट गोज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप रिस्क टेकिंग पर्सन हो, आपका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 8 करोड़ ले लूंगा। बट आप एक फॉरसाइट पे कर रहे हो कि वो एसेट मल्टीप्लाई कर गया तो मैं वो पैसे वापस करके निकाल लूंगा। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बट मगर ये तो आप उस केस में बोल रहे हो कि जिसमें एसेट रियल एस्टेट है, या ठीक है। बट बहुत सारे केसेस में, अच्छा चलो मैं ये सवाल पूछता हूँ, जो टोटल बोरोइंग है समझ लो इंडिया में, इसका कोई नंबर है जो टोटल बोरोइंग इंडिया में समझ लो 100 रुपए की है, वो सब सारे लोगों की, उसमें कितनी परसेंटेज रियल एस्टेट में है, मतलब एक फिक्स्ड एसेट में,
और बाकी सारे बिजनेस लोन्स ये वो बाकी ईएमआई ये इट वाले ऑल डिपेंड्स बिकॉज इट्स अ पैसे वेरी कितनी- ब्रॉडर कैटेगरी। अगर मान लीजिए अब रिटेल लोन्स की बात करूं तो रिटेल लोन्स जो हैं, रिटेल लोन्स होते हैं जो आप और मैं इंडिविजुअल लेते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का, वो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का 30 से 35% कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। देन कमर्शियल लोन्स आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लोन्स होते हैं, प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं, देन पर्सनल लोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इन टोटलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड जो रिटेल वर्टिकल हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन है, ये सारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 40-45% के आसपास की वेटेज रखते हैं। टोटल बोरोइंग अगर 100 रुपीज़ की है तो 40-45% रिटेल सेगमेंट की है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखते हुए समबडी हैज़ टू, अगेन जो मैं कोविड वाला एग्जांपल भी दे रहा था कि यू हैव टू बी रेडी फॉर द बी साइड, कि अगर आपने, मेरी टोटल कैपेसिटी 10 करोड़ के लोन लेने की है, मैंने 6 करोड़ का लोन लिया हुआ है, उसी हिसाब से मैंने एसेट खरीदा है, मैंने 4 करोड़ रिजर्व रखा हुआ है कि कभी अगर कोई और अच्छी लिक्विड अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे, या मेरे पास कोई और फॉल बैक ऑप्शन हो, तो मैंने पूरी टोटल एलिजिबिलिटी अपनी एग्जॉस्ट नहीं करी हुई। मैं इसको डिफरेंटली पूछता हूँ ये क्वेश्चन को कि लोन हमें एक अप्रिशिएटिंग एसेट पे लेना चाहिए या डेप्रिशिएटिंग एसेट पे, जैसे जैसे समझो आपने टीवी कार गाड़ी ये जो सारी चीजें बोली ये तो डेप्रिशिएटिंग इस एसेट। पे तो लोन जरूर लेना चाहिए, अच्छा डेप्रिशिएटिंग पे लेना चाहिए 100% लेना चाहिए। क्यों? आज आपकी जेब में आपके पास 50,000 रुपये, हाँ जी। 1 साल बाद हाँ अगर आप उसको बैंक अकाउंट में भी डाल के रखोगे तो 4% देगा, के रिटर्न हाँ। के हिसाब से कुछ पैसे दे के जाएगा दे के आपको, जाएगा। राइट। बट वही 50,000 रुपये का अगर आप एक लैपटॉप खरीद लेते हो, 1 साल बाद उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 35,000, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, 30,000 रुपये कहाँ गया? हाँ वो आपने कुछ नहीं करा, एसेट की डेप्रिशिएटिंग नेचर के कारण वो वैल्यू कम हो गई। गाड़ी है 5 करोड़ की गाड़ी है, 2 साल बाद 5 करोड़ की रहेगी, 3 करोड़ की रहेगी, 3.5 करोड़ की रहेगी। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में आप अपनी लेवरेज यूज़ करो। अच्छा मगर मेरे को तो उल्टा लगता है, अप्रिशिएटिंग एसेट बनाओ लाइक रियल एस्टेट। वो भी बनाना है, मतलब जो डे टू डे ज़िंदगी की हम बात करें उसमें, तो जैसे मान लीजिए कार है आपका, लैपटॉप्स हैं, अगर ये आपको फाइनेंसिंग टूल से अवेलेबल होते हैं, यू शुड टेक इट इनटू मंथली ईएमआई। एप्रिशिएटिंग एसेट्स में तो डेफिनेटली दे विल गिव यू रिटर्न्स ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। बट गौरव यहीं पे ट्रैप नहीं है कि जब डिप्रिसिएटिंग एसेट्स में लोग पैसे लगाना शुरू हो जाते हैं तो वही ट्रैप नहीं है, फिर वो अंधाधुन ले ही जाते हैं, आज ये घड़ी ले ले, आज वो ले ले। अब देखिए मेरे पास फोल्ड 6 है, या ठीक है, लास्ट ईयर मैंने लिया था जुलाई में और फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी जुलाई में फिर से फोल्ड 7 आया, वो बंदे का मैसेज आ गया, सर कर दूं आपके लिए सैमसंग वाले, तो उसने मुझे भेजा। उसे अब उसको पता है कि मेरे को क्या चीज़ सूट करेगी, कि वेट कंपैरिजन में हल्का हुआ नहीं हुआ, तो वेट कंपैरिजन में मैंने देखा 35 ग्राम और हल्का हो गया, राइट। तो मेरा 1 मिनट के लिए वो आया, फिर मेरा 1 मिनट होल्ड कर, मैंने चेक किया मैंने लिया कब था, देखा तो एग्जैक्टली 11 महीने पहले लिया था। मैंने फ़ोन तो ठीक चल रहा है यार, ये फिर मुझे क्यों लेओर कर रहा है? तो यही ट्रैप नहीं है? अब आप बोल रहे हो उसी में मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। फ़ोन ये लाइफस्टाइल एसेट है। हाँ जी, लाइफस्टाइल एसेट नहीं में मेरे लिए लाइफस्टाइल एसेट आपके नहीं है, लिए मेरा तो Correct, बिजनेस ही correct. फोन है। राइट। तो दिस इज़ वेर यू नीड टू टेक अ कॉल ऑन। मेरा डेप्रिशिएटिंग एसेट से मेरा मतलब क्या था कि आज मैं एक अपनी एंटिटी चला रहा हूँ, मुझे गाड़ी लोन लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है अगर, तो गाड़ी के लोन में आई शुड प्रेफर ऑटो लोन, ओके बिकॉज वो पैसे को मैं चैनलाइज कर सकता हूँ। आज म्यूचुअल फंड या आपकी जो भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो 9 से 10% की रिटर्न देती हैं। गाड़ी का लोन 8.5% पे होता है, और वो गाड़ी मुझे 5 साल रखनी है, बिजनेस पर्पज से मेरी गाड़ी चल रही है। तो मैंने अगर 25 लाख की गाड़ी है और 10 लाख रुपये लगा के 15 लाख का लोन ले लिया, तो राइट आई एम क्रिएटिंग इन टर्म्स, वो 15 लाख रुपए जो मैं अपने पास रख रहा हूँ उससे मैं वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा हूँ अपने एसेट, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसको। तो लाइफस्टाइल एसेट्स में भी लाइफस्टाइल एसेट्स के लिए जो ट्रैप्स हैं, जो अभी हम फ्रिज वाला एग्जांपल दे रहे थे, देयर आर लाइफस्टाइल एसेट्स, राइट। वहाँ पे आप फाइनेंसिंग को सोच समझ के यूज़ करिए। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स है जो डिप्रिशिएटिंग आपके बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स, अगर आपका बिजनेस यूज़ में हो रहा है तो यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको बुक्स में खर्चों में डाल रहे हो। देन कम्स द अकाउंटिंग पिक्चर कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं। सैलरीड के लिए लाइफस्टाइल फाइनेंसिंग इज डिस्ट्रॉइंग देयर एसेट।
सैलरीड पर्सन को कभी भी गाड़ी का लोन नहीं लेना चाहिए. इट्स अ डबल लॉस फॉर देम. सैलरीड वाले को लेना ही नहीं चाहिए लेना चाहिए गाड़ी का लोन. नहीं लेना चाहिए. आई टेल यू व्हाई. उनकी पर्सनल बैलेंस शीट फाइल नहीं होती. वो एसेट्स का डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 15 से 20% का देता है वो नहीं दे पाएगा. जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. सैलरीड पर्सन को तो एक्सप्लोर करना चाहिए अपने एचआर में बात करके कि अगर कंपनी के पास कोई कार हायर पॉलिसी है जो कि एक वर्टिकल वो के बाद गाड़ी होती है. के उनके नाम पे ले ले. यस. तो उसमें क्या होता है कि उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. बिजनेस पर्सन के लिए डेप्रिसिएटिंग एसेट्स को फाइनेंसिंग बहुत ब्रिलियंट आइडिया है बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ फंड 3 से 4% कम हो जाती है. कैसे कॉस्ट ऑफ फंड 3 से 4% कम भाई होती है? अगर आज मान लीजिए 9% का रोड में गाड़ी के लोन पे मैं 9% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ. ठीक है, मैंने 30 लाख का गाड़ी का लोन ले लिया. ठीक है. 9% के हिसाब से मेरा साल का 3 लाख रुपए इंटरेस्ट चला गया. 2,70,000 रुपये चला गया. वो मेरी बैलेंस शीट में खर्चों में आ गया. इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन. डेप्रिसिएशन 30 लाख रुपए की गाड़ी 15% वैल्यू कम हो गई. मेरी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन का 4.5 लाख रुपए का वाइट का एक्सपेंसेस आ गया. अदरवाइज अगर मैं उस पर टैक्स भरता बट अगर यही चीज सैलरीड वाले के साथ क्या होता? तो इट्स अ डबल वेमी फॉर देम. वो ब्याज भी भर रहा है, ब्याज भी भर और रहा है. वो उसको यूज भी नहीं कर पा रहा. यस. तो अगेन तो सैलरीड आदमी को किस चीज पे लोन लेना चाहिए? सर एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए तो हमेशा लेना चाहिए अच्छा. बिकॉज वो आपकी लेवरेज बढ़ा देता है. आज एग्जांपल देता हूँ. आई वाज लकी ब्लेस्ड बाय गॉड कि मैंने 2019 में एक अपार्टमेंट बुक करा वेयर आई वाज जस्ट हैविंग 25 लाख रुपीज इन माय पॉकेट. और फ्लैट कितने का था? 3 करोड़. 2.6 करोड़ का. 2.6 का. Okay. तो द तो पेमेंट 10% थे तुम्हारे 10% थे मेरे पास. बट 30-65 का पेमेंट प्लान था. 30% मुझे 5 महीने में देने थे. 65% मुझे पोजीशन में देने थे. तो मैंने क्या करा 75% ऑफ द वैल्यू का लोन सैंक्शन कराया. 10% अपना डाउन पेमेंट करा. 20% बैंक से लिया. एंड आई वाज लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट फ्रॉम 2019 टिल 2024. आई हैड ऑलरेडी डन द प्लानिंग कि मेरा 20% जो बैंक ने डिसबर्स करा है उस पर मेरी एक्स EMI जाएगी और मेरा महीने का रेंट इतना है. राइट. तो आई वाज ऑलरेडी प्लानिंग कि 4 साल बाद मुझे अपने अपार्टमेंट का पोजीशन ऑफर होगा तो मेरी EMI डबल हो जाएगी. डबल हो जाएगी. हाँ. तो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग SIPs 2 years बिफोर. आई वाज ऑलरेडी मेंटली अडॉप्टिंग टू अ मंथली EMI साइकिल. तो मैंने जितनी मेरी EMI 2 साल बाद जानी थी उसकी मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिया था ताकि मुझे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में एक असेसमेंट मिल जाए कि मैं महीने का 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए निकालूंगा सकता हूँ तो या मेरी लाइफस्टाइल फैमिली सब कैसे रहेगा. तो अगर मैं उस टाइम पे लोन नहीं लेता 24 लाख रुपए लेके तो मैं कभी भी प्रॉपर्टीज लेने की सोच ही नहीं सकता था. तो दिस इज हाउ इफ यू आर यूजिंग इट वाइजली. अगेन द पॉइंट इज not going for the 100% eligibility of yours, always making sure that you have a cash reserve of 12-month EMI of yours in your bank. ये 2 थंब रूल है. Right. And you should always try to take a smart decision. It's like take a wise decision. अगर हमें अपने बड़े बुजुर्गों में के थॉट प्रोसेस में जाना तो वो बुराई नहीं है. अगर वो सोचते थे कि बेटा 100 रुपये हैं तो 40 ही खर्च करने हैं, 60 रुपये बचा के रखो, वो पैसे हमारे ही काम आने हैं. आज अपने पेरेंट्स की बातें हमें याद आती हैं ना. आज उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में घुसी हुई हैं कि जहाँ पे अगर कोई बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेना है तो सोच समझ के लेना है. यू डोंट हैव टू रश फॉर थिंग्स. कई बार आपने देखा है प्रॉपर्टी बुकिंग करानी होती है या कुछ कर होते हैं लोग ऑन द अदर साइड ऑफ द पीपल आर अप्रोचिंग कि सर फटाफट साइन कर दो, फटाफट. अरे लेट मी गो थ्रू इट. क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो. लेट मी गो थ्रू इट. आपको पता है लोन एग्रीमेंट किसी बैंक का अगर किसी बैंक कस्टमर ने पढ़ लिया तो वो कभी साइन ही नहीं कभी करेगा. लोन ही नहीं लेगा. वो नहीं लेगा लोन. बट आपके माध्यम से मैं 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस जब भी कभी कोई भी लोन ले, किसी भी बैंक से ले, किसी से भी ले, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ले, अपने बैंकर के थ्रू ले, अपने अंकल के थ्रू ले, 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखें. एक, उस लोन की एंट्री कॉस्ट क्या है. जब आप लोन ले रहे हो उसको एंटर करने का खर्चा क्या है. प्रोसेसिंग फीस, लीगल और वैल्यूएशन की फीस, कोई इंश्योरेंस, कोई और खर्चा, कोई 1 साल बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, बैंकर विजिट चार्जेस. एक इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है, फिक्स है, रेपो रेट से लिंक है या फिर PLR से लिंक्ड है. रेपो रेट इज डायरेक्टली लिंक विद द RBI रेपो रेट जो घटता बढ़ता रहता है. जैसे अभी आपको बताया कि 1% रेपो रेट कम हो गया 4 महीने में, तो इफ समबडी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, उनका रेट ऑटोमेटिकली 1% कम हो गया है.
राइट। प्री क्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन ले रहे हो टाइम से पहले बंद कर रहे हो, क्या उस पर पेनल्टी है या नहीं है, ये आपके सैंक्शन लेटर में लिखित में होना चाहिए। पार्शियल पेमेंट अलाउड है या नहीं है। कैन यू इमेजिन, गाड़ियों के लोन फिक्स रेट पे देते हैं 90% प्राइवेट हाँ। सेक्टर बैंक, बिल्कुल। विच अट्रैक्ट्स अ प्रीपेमेंट पेनल्टी। पब्लिक सेक्टर बैंक गाड़ियों के लोन फ्लोटिंग रेट पे देते हैं, इन विच देयर इज नो पेनल्टी। तो अगर गाड़ी का लोन आपने 1 साल पहले लिया था किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से 9% पे, SBI पे लिया था। आज वो 8% पे। यही प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते तो वो नहीं था, वही रेट फिक्स चल रहा है। तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप किसी भी बैंकर से बात कर रहे हो, उनसे 4 चीज़ें पूछनी है। मेरी एंट्री कॉस्ट क्या है, एंट्री कॉस्ट क्या है, और मेरा इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है या फिक्स है, या फिक्स है, रेपो रेट से लिंक्ड है या नहीं है, नहीं है। प्री पेमेंट चार्जेस है या नहीं है, और पार्ट पेमेंट चार्जेस है या नहीं है, कि मैं अगर इस लोन को टुकड़ों में ख़त्म करना चाहता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कितना। मान लीजिए कई बैंक बोलते हैं जी आपको उतनी ही पार्ट पेमेंट कर सकते हो जितनी EMI की 3 गुना कर सकते हो। इफ आई एम नॉट रेडी फॉर इट देन आई एम होल्डिंग बैक माई डिसीजंस, राइट। एक चीज़ बताओ, एक होम लोन में समझ लो 20 साल का लोन है 1 करोड़ रुपए का, 20 साल का लोन 1 करोड़ रुपए का है, तो उसमें जो EMI जाती है, रफली क्या EMI होगी? 85 से 88,000। 85 to 88,000। तो उसमें ब्याज कितना होता है पहली 12 EMI में? देखिए ये ना एक मिथ है जो कई लोगों को डाउट लगता है कि बैंक क्या करते हैं, पहले ब्याज लेते हैं और बाद में प्रिंसिपल लेते हैं। ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री टेन्योर बेस इंटरेस्ट मैकेनिज्म पे चलती है। उसका कि क्या मतलब हुआ? टेन्योर का मतलब ये हुआ कि जितना आप ये बताओ ना, 1 करोड़ 1 करोड़ का साल, लोन है, अगर आपने 20 साल 88,000 की चलाया, किस्त है। हाँ हाँ। 88,000 की किस्त है, अगर आपने 1 करोड़ का लोन पूरे 20 साल चलाया तो आप बैंक को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ब्याज दोगे। हाँ, समझ गया, वो तो डबल हो Right, जाता है, वो समझ right. गया। मैं कह रहा हूँ पहले साल में कितना ब्याज जाता है? पहले साल में आपका ऐसा रहेगा कि देखिए 75 से 25% का रेशियो होता है कि 75 ब्याज जाएगा। 75 से 75% 6% ब्याज जाएगा, बाकी प्रिंसिपल जाएगा। इसका सिंपल मेथड है, आपने 1 करोड़ का लोन लिया 8.5% इंटरेस्ट रेट पे, 1 साल का ब्याज हो गया 8.5 लाख रुपए, राइट। 8.5 लाख को 12 से डिवाइड कर लो, 71,000 रुपये महीने का ब्याज हो गया। तो 17,000 की अब जैसे EMI हुई। 88,000 रुपये की EMI है, तो 88,000 का इंटू 12 principal है। मल्टीप्लाई, हाँ, तो बेसिकली दिस इज हाउ द बैंक कैलकुलेट। तो और सेकंड ईयर में क्या होता है? सॉरी, सेकंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में देयर इज अ रीपेमेंट शेड्यूल टेबल विच कम्स। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप बड़े लोन ले रहे हो आप सोच समझ के लो, और पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो टेन्योर कम करो, EMI मत कम करो। जैसे एक रीपेमेंट शेड्यूल जब आप लोन का देखते हैं तो बेसिकली क्या है कि बैंक ने तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल कम हो चुका होता है, यस, तो इसलिए फिर ब्याज कम जाना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ब्याज कम होता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ता है। सॉरी प्रिंसिपल बढ़ता रहता है, ब्याज कम होता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ता रहता है धीरे धीरे। इनफैक्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज आप देखते होंगे हर एक जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, SBI लोन एट 7.35, PNB लोन एट 7.35। अब 10 साल पुराना अगर किसी कस्टमर का लोन चल रहा है, उसका लोन 8.25 पे चल रहा है, और आज उसने सोचा कि मैं अपना लोन SBI में 7.35 पे शिफ्ट करा लूँ। वो कैसे होगा? नहीं, तो मैं उनको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ कि आप सिर्फ आंख बंद करके लोन मत शिफ्ट करिए अपना। आप पहले उस बैंक से जिसका लोन चल रहा है उसका आज का रीपेमेंट शेड्यूल मंगाइए। अच्छा, आज के रीपेमेंट शेड्यूल से क्या होगा, आपको दिखेगा कि मेरी 1 लाख रुपए की किस्त जा रही है, उसमें असल और ब्याज कितना है। अगर मेरा असल 60,000 रुपये जा रहा है, ब्याज 40,000 रुपये जा रहा है, और जो नया बैंकर आपके पास आ रहा है आप उसे टेबल मांगो कि भैया आप मुझे 7.35 का जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हो उसका मुझे 15 साल का टेबल दो। कैन यू इमेजिन, इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी अगर वो 15 साल का टेबल देता आपको, उसका ब्याज 70,000 रुपये होगा। अच्छा, क्योंकि 10 साल की पीरियड में आपने वो इक्विलिब्रियम पॉजिटिव साइड पे अचीव कर लिया कि आपका जो आज की डेट में जो लोन की EMI जा रही है उसमें इंटरेस्ट 40% जा रहा है, ब्याज 60%, अपना इंटरेस्ट जा रहा है 40% और प्रिंसिपल जा रहा है 60%। दैट्स व्हाई आई वांट टू जस्ट से कि डोंट टेक अ ब्लाइंड कॉल, डू दिस 2-3 असेसमेंट्स। नए वाले बैंक का रीपेमेंट शेड्यूल लीजिए, पुराने वाले रनिंग लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को कंपेयर कर लीजिए एक बारी, सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर कि 1 लाख रुपए की किस्त है, यहाँ मैं 70,000 रुपये का ब्याज दे रहा हूँ और यहाँ मैं 60,000 रुपये का ब्याज दे रहा हूँ। तो आप ऑलरेडी 60,000 रुपये ब्याज पे हो,
अपने आप बैंकर को बोलो कि भैया मुझे दूसरे बैंक से 7.35 की ऑफर आ रही है, या तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, नहीं तो मैं स्विच कर दूंगा लोन अपना। वो मोस्टली कर देते हैं लोग। यस, बिकॉज देयर इज नो पेनल्टी इन होम लोन। नहीं, ये लोग रीनेगोशिएट कर कर देते लेते हैं। हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपने कस्टमर केयर में मेल डाल दिया है, यू आर टेलिंग देम कि मुझे लोन का फॉरक्लोजर लेटर और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, बिकॉज कोई भी जिस कस्टमर से कमा रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहेगा ना। हाँ। वाई विल समबडी लाइक टू लूज देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट? ऐसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक का लोन चलता रहेगा तो बैंक कमाएगा, अगर बैंक का लोन नहीं चलेगा तो वो कमाएगा ही क्या? इट्स अ वेरी, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट इट्स अ वेरी वियर्ड वर्ल्ड, राइट? बट अगेन एज अ कंज्यूमर हमें ही अपने आप को सतर्क करना है एंड बी पर्टिकुलर अबाउट इंश्योरेंसेज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू सेल इंश्योरेंसेज। आप लोन के लेने जाते हो, जब इंटरेस्ट रेट पूछते हो बैंकर से, तो कस्टमर बैंकर पूछता है कि सर आप लोन की इंश्योरेंस कराओगे नहीं कराओगे? इट्स अ क्रॉस सेल प्रोडक्ट। क्रॉस सेल का मतलब होता है कि अगर लोन ले रहे हो आप, तो बैंक आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट दे के। ओके। बैंक खुद इंश्योरेंस नहीं करता लोन की, वो दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ करता है। बैंक क्या करता है, अपने आप को मास्टर पॉलिसी होल्डर बनाता है, और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करती है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका सिंगल प्रीमियम जाता है, और बैंक क्या करता है उसी प्रीमियम को फाइनेंस कर देता है। तो आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसको सिक्योर करने के लिए 2.5 लाख की इंश्योरेंस ले ली, अब आप 1 करोड़ 2.5 लाख पे ब्याज दे रहे हो, समझ राइट? क्योंकि आपने वो लायबिलिटी सिक्योर करनी थी, या फिर आपको प्रेजेंट करी गई, दोनों में डिफरेंस है। आज अपनी जो भी लायबिलिटी आप रन कर रहे हो, यू टेक एनी इंश्योरेंस, आप इंडिपेंडेंट टर्म इंश्योरेंस कराओ, कुछ भी कराओ, बट मेक श्योर करो कि आपका पूरा लोन पोर्टफोलियो सिक्योर होना चाहिए अगेंस्ट लॉस ऑफ लाइफ। कि कल को गॉड फॉरबिडन कुछ भी हो गया, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके डिपेंडेंट्स या आपकी कंपनी के जो बाकी शेयर ओनर्स हैं, दे आर नॉट रनिंग हेयर एंड देयर जस्ट टू रीपे द लायबिलिटी, एंड जो पूरी मेहनत करके आपने एक एसेट क्रिएट करा, वो एसेट खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो आप इंश्योरेंस जरूर कराइए। जरूरी नहीं है कि जो बैंक आपको लोन दे रहा है उसी से करवाइए, बट किसी से मेक भी श्योर कराइए। करिए कि योर पॉलिसी, योर पोर्टफोलियो इज सिक्योर्ड। ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, एंड ऑलवेज गो फॉर अ इंडिपेंडेंट टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज इंडिपेंडेंट टर्म इंश्योरेंस इज नॉट पर्टिकुलरली बायस्ड ऑन वन बैंक। भाई आज मेरा लोन HDFC बैंक से चल रहा है, मैंने अपनी इंश्योरेंस करा रखी है, 25 साल की इंश्योरेंस करा रखी है, 2 साल बाद मुझे HDFC का प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, मैं उस लोन को मूव कर देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया में या कोटक महिंद्रा बैंक में, पर मेरी पॉलिसी तो एज इट इज चलती रहेगी, तो मेरी लायबिलिटी सिक्योर है। और अगर मैं कोई नया लोन ले रहा हूँ, जैसे मान लो आज मैंने एक 2 करोड़ का लोन लिया हुआ है, मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए मैंने 1.5 करोड़ का लोन लिया, तो आप उसकी इंश्योरेंस चाहे बाहर से करवाइए, कहीं से भी कराइए, बट मेक श्योर योर ऑल योर लायबिलिटीज आर सिक्योर्ड independently, so that you know life is very uncertain, right? Nobody knows, as you said कि लोग, आपका हेल्थ वाला एपिसोड का इतने व्यूज आए, बिकॉज एवरीबडी इज बिकम वेरी कॉशियस। एंड जब आप खुद सोच रहे हैं कि गुड़गांव में 10-10, 12-12 करोड़ के फ्लैट, तो दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, 10-12 करोड़ रुपए इंसान की जिंदगी निकल जाती है इतने पैसे कमाने में। तो फिर अब आप एक लोन लेके एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या कोई लायबिलिटी लेके आप कोई एसेट बना रहे हैं, उस लायबिलिटी को सिक्योर भी नहीं करेंगे, तो if God forbid anything goes wrong, because we are all the center circumference of our entire universe, हम आपकी जो शरीर है, आपको हो, आपके अपने पूरे आसपास के लोगों के लिए एक सेंटर फ्रॉम हो। गौरव, एक चीज और बताओ, स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एवरीबॉडी, द वे इंडिया इज मूविंग, हम डेवलप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब हर स्टार्टअप चाहता है कि मेरे कोई रॉकेट लग जाए और मैं जल्दी फास्ट चले जाऊं, तो वन ऑफ द थिंग विच स्टॉप्स देम इज कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल चाहते हैं कि कैपिटल मेरे को मिल जाए, इससे मैं ये कर लूंगा। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या एडवाइजेबल है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए और किस स्टेज पे लेना चाहिए? सी अगेन इट्स अ वेरी थिंग कि इन स्टार्टअप में अगेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन, फिनटेक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कैसे हैं, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जहाँ द प्रोडक्ट इन्वेस्ट अ लॉट, right? So government is also coming up with various initiatives. Multiple banks are having this CGT MSME schemes where loan up to 5 crore is backed by a guarantee given by government of India. So make sure when you are entering into a startup, you are venturing out a startup, choose your bankers wisely. आपके principal bankers, make sure you are adding up one public sector bank as a bank. अच्छा,
एक प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आपका अकाउंट है, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आप ज़रूर रखिए, बिकॉज ये कैपिटल वाली जो बात आपने बताई, वहाँ पे लॉट ऑफ प्लेसेस दिस स्टार्टअप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी बैक्ड बाय PSU बैंक्स. ओके. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास भी मैकेनिज्म्स हैं, बट दे बोथ प्ले डिफरेंट रोल टुगेदर, राइट? तो दिस इज वेयर कल को इफ यू वांट टू एड अप द कैपिटल बाय बैंक फाइनेंस और इक्विटी कैपिटल, दो ही क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं बैंक से लोन लूँ या इक्विटी कैपिटल लूँ. करेक्ट. इक्विटी कैपिटल में डर लगता है कि यार मेरे ब्रेन साइड था, मेरा थॉट और प्रोसेस इतना था मेरा चला गया. अगेन. बट यू नो समटाइम यू हैव टू टेक अ कॉल. अगर बैंक की कैपिटल, इक्विटी कैपिटल में आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट अभी नहीं करना, बैंक में इंटरेस्ट रिपेमेंट अभी करना है, तो यू हैव टू टेक अ वाइज कॉल अकॉर्डिंगली. फिर डिपेंड करता है क्वांटम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बैंक के क्वांटम में लिमिटेशंस हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, गारंटीज वगैरह की वो बातें करते हैं. वही बात है कि अगर स्टार्टअप को गारंटीज के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम अ स्टार्टअप, राइट? अदरवाइज तो मैं फ्लरिश बिजनेस ही खोल लेता ना. बिल्कुल. तो देर आर मल्टीपल टूल्स विच नीड अटेंशन, जहाँ पे आप बैंक्स को और इक्विटी को दोनों को साथ साथ देख के भी चल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट यू आर हैविंग. गवर्नमेंट इज इन कमिंग अप विद वेरियस इनिशिएटिव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, on the startup things, getting your projects done, and the banks are also playing a very integral role. So the calls can be taken depending on the roadmap of the organization which you are developing. अच्छा, एक चीज़ और बताओ. जो पहले बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए बैंक्स के साथ, लोन के बेसिस पे ही हुए बहुत सारे, वी नो सम सर्टेन बिग नेम्स. आज बैंक्स के पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि दैट लेवल ऑफ स्कैम्स विल नॉट बी रिपीटेड? Approving authorities are centralized in अच्छा, terms of I'll tell इसका approving क्या मतलब authorities are getting zone wise. अच्छा. So पहले क्या होता था, बैंक्स में ब्रांच की पावर्स होती थी एक्स अमाउंट की. आज वो पावर्स एक कमिटीज़ को चली गई हैं, मल्टीपल कमिटीज़ हो गई हैं. तो मान लीजिए अगर आज 5 करोड़ से ऊपर का भी कोई रिटेल का भी लोन होता है, तो इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय जस्ट वन पर्सन. देयर इज़ अ क्रेडिट कमिटी टीम, देयर इज़ अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ 4, 5, 6 पीपल. देन देयर आर वेरियस इनपुट्स बीइंग गिवन. इरिस्पेक्टिव ये होम लोन है या बिजनेस इरिस्पेक्टिव लोन है एनी लोन, आई एम टेलिंग यू, अगर 5 करोड़ से ऊपर का भी होम लोन है, तो उसकी फाइल किसी भी बैंक में 2 से ज़्यादा लोग अप्रूव करते हैं. तो देयर इज़ अ मैकेनिज्म प्रोसेस जहाँ पे एक अंडरराइटर जिसने फाइल असेसमेंट करी, उन्होंने फाइल अपने सीनियर को भेजी, उनके सीनियर ने ऊपर लेवल पे भेजी, फिर ऊपर क्रेडिट कमेटी को भेजी. सो दैट्स वाई ये क्रेडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डू यू नो योर लोन अप्रूवल्स, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी टैक्सेस ऑन टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाँ, जीएसटी, यस यस. अगर आपकी बैलेंस शीट्स में 31 मार्च को एक सिग्निफिकेंट फिगर जीएसटी अरियर में दिख रहा है या जीएसटी का इंटरेस्ट पेबल में दिख रहा है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉशन फॉर बैंक कि अगर आप जीएसटी टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, हाउ विल देयर इज अ श्योरिटी. ये सिविल रिपोर्ट में भी आता है. सिविल रिपोर्ट पे नहीं आता, सिविल में नहीं आता नहीं मगर आता, पर ये आपकी बैलेंस शीट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा. बोरोइंग की और बैंक जब देखता है. यस, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट द स्टैट्यूटरी टैक्सेस आर ऑन टाइम. सो ये क्रेडिट टीम का जो क्रेडिट कमेटी की टीम्स होती हैं, दे आर डूइंग मल्टीपल, इनके पास वेरियस रिपोर्टिंग आती है. कैन यू इमेजिन, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी ने इतनी चीज़ें आसान कर दी हैं कि आज अगर आप बिजनेसमैन हो, आप मंडे को अपना लोन अप्लाई करते हो, द बैंक हैज़ द कैपेसिटी टू गिव यू अ सैंक्शन लेटर विद इन 48 आवर्स. अच्छा. दैट मीन्स थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसीज इतनी इंटीग्रेटेड हो गई हैं कि आपका जीएसटी का डेटा, आपका इनकम टैक्स का सारा डेटा, आपकी नेट बैंकिंग सिस्टम का पूरा डेटा कोलेट करके एक समरी में आ जाता है आधे घंटे के अंदर. और क्रेडिट मेजर को सिर्फ क्या करना है, अगर आप दूर बैठे हो तो आपसे जूम कॉल पे बात करिए और लोकल ब्रांच को भेज दिया आपसे विजिट करने के लिए, आपकी फैक्ट्री का सेटअप करा लिया, आपकी ऑफिस की विजिट चेक करवा ली, टू अंडरस्टैंड यू पर्सनली कि इफ दे आर लेंडिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू विद अ फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ 5 करोड़ 10 करोड़, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ यू एज ए इंडिविजुअल, एज ए एंटरप्रेन्योर गोइंग फॉरवर्ड. तो that's why it has become very easy. But again, in inverted commas, not for everybody, but through various parameters, right? So that's why it is very important for us to understand कि हम अपनी जो current financial review की बात करते हैं, वो हम regularly कर रहे हैं. अपने business models को हर 6 महीने में रिव्यू कर रहे हैं, अपने revenue mechanism को रिव्यू कर रहे हैं. ओडी लिमिट्स होती हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में, बिजनेस कम्युनिटीज़ में ओडी लिमिट बड़ा अच्छा टर्म है. अच्छा, जितना पैसा यूज़ करो उतने पैसे पे ब्याज दिया. बट कैन यू इमेजिन, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स की हमने प्रोफाइल्स देखी हैं कि 10 साल पहले 2.5 करोड़ की ओडी चल रही थी, 2.5 करोड़ रुपए की. आज वो ओडी 8 करोड़ रुपए की है और पूरी यूटिलाइज्ड है. दैट मीन्स
और जब बैलेंस शीट को स्टडी करा तो डेटर्स के अंदर 7 करोड़ रुपए खड़े हैं। दैट मीन्स वही ओडी का पैसे पे आप ब्याज दे रहे हो और आपने मार्केट से पैसा लेना है। फाइनेंसिंग का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट दोनों तरफ आप Yeah. एक्चुअली बट यू आर जस्ट सर्वाइविंग बिकॉज आपको पता है कि ठीक है यार वो एक साइकिल चल रही है, जो कहते हैं ना कि बस गाड़ी चल रही है चलाते रहो। फाइनेंसिंग बड़ी गाड़ी अगर रुक गई तो आप दोनों तरफ मरोगे, वो पैसे आपके डूब जाएंगे, आएंगे ऐसा नहीं है, डूबेगा नहीं। जो भी इंसान इतना बड़ा मार्केट में पैसा फेंक के काम कर रहा है उसको ये पता है कि उसके नुआंसेस क्या हैं, उसको मार्केट में क्या चीज़ डिलीवर करनी है। बट बैलेंस शीट की एक बात कर रहा हूँ, लोन का एक और थंब रूल है कि हर साल आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट या बोरोइंग लाइबिलिटीज 8 से 10% कम होनी चाहिए। अच्छा, कि अगर आज मैं आज डे वन पे 5 करोड़ के लोन पे हूँ तो अगले साल मेरा लोन 4.5 करोड़ का बचना चाहिए, फिर 4.20 का बचना चाहिए, 3.80 का बचना चाहिए, तभी तो मुझे लगेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर मेरा आज लोन पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, अगले साल 7 करोड़ का हो गया, तो मुझे ये रिव्यू करना है कि 7 करोड़ की लायबिलिटी बढ़ गई, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या कितना है, मेरी टर्नओवर कितनी या बड़ी है या मेरा मेरा प्रॉफिट कितना काम बड़ा में गया पैसा, लायबिलिटी उतारने में पैसा गया, पैसा एग्जैक्टली गया कहाँ पे है। है। तो वो ओडी लिमिट के लिए भी नथिंग अगेंस्ट ओडी, इट्स अ ब्रिलियंट टूल, बट यू नीड टू असेस, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि अगर आज मेरे पास 2 करोड़ का एक्सेस है, अगले साल 1 करोड़ का 80 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेरे को 6 साल बाद ये नहीं देखना कि आज भी मैं 2 करोड़ की लायबिलिटी पे था, 10 साल पहले भी 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी पे था। मतलब मैं जो 10 साल में पूरा काम कर रहा हूँ, हम सारे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, राइट। लोगों की देखा आपने आज की यंग जनरेशन में 18, 19, 20 साल में जॉब्स लगती हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग ब्रिलियंट। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दैट मीन द ग्रोथ पैरामीटर हैज गॉन वेरी फास्ट। दिस इज वेयर सम चेक्स हैव टू बी रिक्वायर्ड कि अगर मेरे पास आज 18-19 साल की उम्र में मेरी अच्छी सैलरी हो गई है तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म एसेट। आपको पता है जब जब लोग काम करने लगते हैं, हर एक पेरेंट्स के मन में होता है कि चल बेटा 2 साल हो गए अब जॉब करते हुए। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप तो रियल एस्टेट में हो, हाँ, आपने कभी कोई बोरोवर मिला आपको जो प्रॉपर्टी खरीदने आया और जिसकी जॉब अभी 6 महीने पहले लगी और वो प्रॉपर्टी खरीदने आया हाँ, मिला, बिल्कुल विदाउट मिला, फैमिली बिल्कुल। सपोर्ट? हाँ, हाँ, बिल्कुल मिला। आजकल तो जो एवरेज एज है, एक टाइम पे 50-55 साल होती थी Right. एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले की, आजकल 25-30 साल में भी आ जाता है बंदा। राइट, बट वर दे बाइंग द प्रॉपर्टी इन दर फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब? नहीं, नहीं, राइट। वाई? बिकॉज प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। यस, इंसान पहले 2 साल 3 साल 4 साल काम करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, खर्चों में डालता है, ये देखता है कि मैं क्या सेविंग कर क्या पाता मैं हूँ। रेगुलर कमा भी पा रहा हूँ या यस, नहीं। फिर अगर उसको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है तो फैमिली कहती है चल बेटा मैं तेरे को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवाता हूँ, 1 करोड़ रुपए का लोन लेके किस्त भरता रही हो, 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए का फैमिली ने सपोर्ट दे दिया, 20-30 लाख की बेटे ने इन्वेस्टमेंट कर दी। करेक्ट, बट फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में यू डोंट बाय अ प्रॉपर्टी, राइट? नोबडी डज। So it's a long-term investment. So that is why liability, loans, it's a very long-term asset. You need to take a call accordingly कि अगर आप कोई छोटी चीज़ भी ले रहे हो, longer perspective से नहीं लोगे तो it will backfire you. आपने लोन को एसेट बोला, Loan is a asset. ओके, अगर आज मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं 2019 में अगर वो लोन नहीं ले पाता तो आज मैं वो एसेट ही नहीं बना सकता था। जबकि मुझे पता था कि उसका पोजीशन 5 साल बाद मिलना है और मैंने अपने आप को प्लान करा हुआ था कि मेरी ईएमआई भी जाएगी और रेंट भी जाएगा, और मुझे ये आइडिया था कि ठीक है कि इस पीरियड के बाद मेरी ईएमआई 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आई हैड प्लान फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि आई वाज ब्लेस्ड, मे बी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट दिस थिंग केम अप। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद मैं भी ट्रैप में फंस जाता। समझ गया। तो मतलब जैसे हमारे को डेंटिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास और उसके बाद जाना चाहिए, वैसे हमारे को फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल आप खुद भी कर सकते हैं, आजकल तो इतनी सारी डिटेल्स भरी हुई है, यू सर्च इन द गूगल एंड यू गेट एवरीथिंग। बट अगेन यू नीड टू टेक अ कॉल दैट, देखिए जो भी आपको प्रपोजल्स आते रहेंगे, जैसे आपने फोल्ड 7 का नाम लिया, ऐसे ही कल को नेक्स्ट ईयर फोल्ड 8 भी आएगा। हाँ, हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपके लिए वो लाइफस्टाइल है, आपका एक अच्छा पैशन है जिसको आप लाइक करते हो, पर उनके लिए बिजनेस है। वो अपने बिजनेस को ड्राइव कैसे करेंगे जब तक वो पॉपअप्स क्रिएट नहीं करेंगे? बिजनेस को कैसे ड्राइव करेंगे? नहीं कर सकते। So this is where a very thin line has to be drawn कि where you are presently sitting, where you want to go. Your roadmap has to be decided by you only. Ultimately ऐसा नहीं होना भैया जो भगवान ने डिसाइड करा हुआ है, बट कहीं ना कहीं रोड मैप तो आप ही क्रिएट करोगे ना। आपको ही फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मेरा करंट स्ट्रक्चर क्या है और मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। गौरव, एक चीज़ और बताओ कि किसी को भी अगर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी ले लोन लेके, तो वो कंपनी के नाम पे लें या फिर इंडिविजुअल नाम पे लें? और डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी का एंड यूज़ क्या होने वाला है और वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं अपने ऑफिस के लिए,
जहाँ पे कंपनी का छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में मूव कर रहे हैं, तो और आपकी फिर डिपेंड करता है आपकी जो एंटिटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, यू शुड टेक इन द कंपनीज नेम। बट अगेन विद अ फॉरसाइट, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि क्या कुछ आने वाले टाइम में आप इक्विटी पार्टनर ढूंढ रहे हो उस कंपनी में? अगर आप इक्विटी पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आई सजेस्ट प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे मत लो, इंडिविजुअल नाम पे लो। बिकॉज आज ये प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो वो आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपकी मेहनत है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है, आपने एक एसेट आइडेंटिफाई करा जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसकी 3-4 सालों में वैल्यू बढ़ेगी, उसका उसकी वो रिवॉर्ड आप ही advantage को ले मिलना जाएगा। चाहिए रादर देन द पर्सन हु इज कमिंग इन। Okay. तो इट ऑल डिपेंड्स। एक चीज और बताओ कि बहुत सारे लोग लोन लेके रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, इज दैट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल? There are two things to it. When the market is going very good, it is advisable. And when the market is going haywire, then it is advisable. You should take a caution step. Okay. I'll tell you why. आज 8.5% से नीचे लोन का रेट नहीं है, राइट? मतलब 10 करोड़ की चीज मेरी 11 करोड़ की होगी तब जाके मुझे 10% रिटर्न आती है। 8.5% तो बैंक ले गया, 1.5% आपके पास बचा। तो अगर आपको लगता है कि ये जो एसेट मैं खरीद रहा हूँ या जिस एसेट पे मैं ट्रेड करने के लिए लोन ले रहा हूँ उस एसेट की कैपेसिटी है कि 2-3 साल में 20-30%, 30% निकाल देगा, तो आप यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, दे माइट बी पॉसिबिलिटी, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक चीज़ है ना, आपको नहीं पता आगे नहीं 2 साल में क्या चीज़ें हो सकती हैं, 3 साल में होती है, बट अगेन एक आइडिया है बट गारंटी नहीं है। तो यू कैन यूज़ इट वाइजली। आप देख सकते हो कि कुछ अपनी इक्विटी ले लो, कुछ बैंक की इक्विटी ले लो, बट डोंट प्ले ब्लाइंड। अगेन इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि यू टेक योर रिजर्व कि आपने आज अपनी, मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरी कैपेसिटी 10 करोड़ की बोरो करने की थी और मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ, मेरा कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ। आज मुझे दिख रहा है कि धुलेरा जैसा कोई एरिया है जिसके बारे में सुना जा रहा है, या रिलायंस एमिटी झज्जर है जो एक्सपैंडिंग एरिया है, अगर मैंने आज एक सस्ते रेट पे प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ पे फैक्ट्री डाल दी, वो एरिया केएमपी के पास है, तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को एक अच्छा ग्रोथ मिल सकती है। और वहीं पे किसी के सजेशन पे मैंने 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली रेजिडेंशियल, जिसका 6 साल बाद पोजेशन मिलना है, और उसी पे अगर मैंने लोन ले लिया, मैंने अपनी कैपेसिटी तो वहाँ चेक कर दी बोरो करने की, और मैं बिजनेस में आज बोरो नहीं कर पा रहा क्योंकि कैपेसिटी तो उतनी है ना बोरो करने की। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक अ डिसाइसिव कॉल कंपैरिजन इन विद योर करंट स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट इज योर ग्रोथ पैटर्न, उसके हिसाब से। अब कई लोग कंपनीज पे लोन लेते हैं, से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे लोन लेते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के लें या फिर बिजनेस लोन लें, कुछ भी लेते हैं। उसमें जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं उनकी कितनी लायबिलिटी होती है? 100% होती है। 100% होती है। बिकॉज अगर किसी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी हाँ, और कंपनी के नाम पे लोन देगा बैंक, तो प्रॉपर्टी नहीं, एनी काइंड ऑफ लोन। हाँ, एनी काइंड ऑफ लोन डिपेंड करता है फिर कि अगर मान लीजिए कंपनी के नाम पे कोई लोन है, चलो ऐसी बात करते हैं, कंपनी के नाम पे एक बिजनेस लोन है, ठीक है, तो कभी भी आप लोन एग्रीमेंट को पढ़ोगे ना, सैंक्शन लेटर पे बैंक 110% डायरेक्टर्स को गारंटर बनाता है, अच्छा, पर्सनल गारंटी लेते हैं। और बैंक एक और कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में डायरेक्टर शेयर होल्डर हो। कंपनी का डायरेक्टर मैं हो सकता हूँ, शेयर होल्डिंग ना हो, जरूरी नहीं है। इसी वजह से बैंक ये भी मैंडेटरी कंडीशन लगाते हैं कि 75% अबव की ऊपर की शेयर होल्डिंग हमारे पास लोन के स्ट्रक्चर में एज अ गारंटर होनी चाहिए। तो यू आर गिविंग अ पर्सनल गारंटी टू द बैंक कि कल को इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, बिकॉज गारंटर का रोल तब आता है जब मेन एप्लीकेंट डिफॉल्ट करता है, तो पर्सनल ऑब्लिगेशन आएगी आपकी। तो यू आर ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर द मनी। फाइनल क्वेश्चन गौरव, क्रेडिट कार्ड्स गुड और बैड? इफ यूज वाइजली गुड, इफ नॉट यूज वाइजली इट इज वाइजली और नॉट वाइजली का थोड़ा विस्तार सर कर दो। अगेन सर फिर वही बात है कि आप अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, फ्यूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हो, इससे बेटर कोई टूल नहीं है। ओवरसीज पेमेंट के लिए जा रहे हो, उसके बेटर कोई टूल नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की स्टेटमेंट्स का ट्रैकिंग कर सकते हो, या आपने अपनी ईए को बोल दिया कि बेटा कुछ भी हो जाए ये क्रेडिट कार्ड का बिल 15 तारीख को जनरेट होता है, मैं इंडिया में हूँ ना हूँ, तुमने मेक श्योर करना है कि ड्यू डेट से 10 दिन पहले पेमेंट हो जाए। या आप अपने क्रेडिट कार्ड पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा लो। आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आपको ये पता है अपने पर्सनल अकाउंट पे में आप इतना पैसा रखते हो, क्रेडिट कार्ड में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दो, एनईएफटी लगा दो, मेक श्योर करो कि उसकी पेमेंट डिले ना हो। बिकॉज अगेन यू नो इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। कल को आपको लाउंजेस में जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इट इज गिविंग ए गुड एक्सेस। बट अगर आप उसकी पेमेंट मिस कर जाओगे देन इट इज़ अ वेरी बैड
इंस्टेंस इट विल फॉल बैक वेरी बैड. आपके सिबिल पे कितना फर्क पड़ता है अगर एक आज पेमेंट की डेट लेट में हो जाए तो? आरबीआई हैज गिवन मैंडेट्स टू सिबिल दैट इवन एक दिन की रिपोर्टिंग भी सिबिल में जाती है एंड इट इफेक्ट्स योर स्कोर. कितना स्कोर? मतलब अभी मैं जैसे रिसेंटली हमने किसी क्लाइंट का स्कोर ट्रैक करा 734 से एक हफ्ते की पेमेंट लेट पे सीधा 687 आ गया. ओ माय गॉड. एंड यू विल बी सरप्राइज इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड कई बैंक्स ऐसे हैं अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से कम है इवन इफ यू आर बीइंग रिकमेंडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक योर लोन एप्लीकेशन विल नॉट बी सबमिटेड. अप्रूव नहीं. होने के बाद में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी 700 से कम के सिबिल स्कोर पे. तो दिस इज हाउ अ 7 डे और 2 डे पेमेंट कैन. तो दैट्स व्हाई अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दो. आप देखिए हर एक कोई बंदा हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. आज मैं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ शायद मैं पेमेंट गेटवे में एक्सपर्ट नहीं हूँ. नहीं हो तो मैंने अपने अकाउंट्स टीम को बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए खाना बाद में खाना है पर ये पेमेंट की ड्यू डेट तुमने ऐसे ट्रैक करनी है जैसे कि मतलब घर में चीजें ट्रैक जीवन करते हो मरण ना, का वो. कुछ भी करो कि भाई ये चीज तो रिलीजियसली फॉलो करनी है. Got it. Thank you so much, Gaurav. Thank you for this immense knowledge. I'm sure viewers will take a very wise decision after this. And आप लोन लीजिए ज़रूर, उसका फ़ायदा उठाइए ज़रूर, but with a word of caution. Thank you so much.